दूसरे तो केवल लड़ाने का काम करते हैं। उनका काम ही है राम नाम जपना और पराया माल। ये धरती महाप्रभु वल्लभाचार्य की धरती, और इससे हमारा एक नाता है कि छत्तीसगढ़ में महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। तो एक रिश्ता हम लोगों के बीच में, और फिर इस जिले का नाम भावनगर। तो अनेक भाव हमारे जीवन में हैं। अब भक्ति मार्ग में बहुत सारे भाव होते हैं शक्ति भाई, जिसमें सखा भाव भी है, दास भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है। तो ये तो भाव की नगरी है। प्रेम और भाईचारा का भाव, आजकल राजनीतिक भाव भी चल रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। और एक नेता जो दिल्ली से उड़ उड़ के आते हैं भावनगर में, 3 बार तो आ चुके, 4थे बार यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उनको कोई भाव नहीं मिल रहा है। इस समय बेभाव हो गए। आदरणीय साथियों, शक्ति भाई ने बहुत अच्छी बातें कही। ये लोकशाही है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में 5 साल में एक बार हम सबको अवसर मिलता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। कल हम सब ने राहुल जी के साथ संविधान दिवस मनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू मध्य प्रदेश में मैं उनके साथ था। उनकी सभा हुई और उसके बाद मैं इंदौर रवाना हुआ और इंदौर से फिर भावनगर आया। वो संविधान अधिकार देता है कि राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, देश का राष्ट्रपति हो या गांव का मजदूर हो, सबके वोट की कीमत एक है। ये संविधान ने हमको दिया है। हमको अपने सरकार चुनने का हक है, और इसलिए प्रजातंत्र में मतदाता ही सबसे ताकतवर, और यही मतदाता है जो किसी को अर्थ में बिठा दे, किसी को फर्श में पटक दे। बड़े बड़े सुरमाओं को चुनाव हारते हमने देखा, और आम जनता के बीच का कोई व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा में भी जाते हमने देखा है। ये आपकी ताकत है। और मतदाता को कोई प्रभावित करता है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और ये जो चुनाव है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई शक्ति भाई की भी नहीं है, ये लड़ाई प्रवीण भाई की भी नहीं है, ये लड़ाई आप सब की है, क्योंकि सरकार आपको चुननी है। और जब आप कोई बात तय कर लें तो फिर कोई आपको डिगा नहीं सकता। आदरणीय साथियों, आप विवेकवान हैं, और ये जो चुनाव हो रहा है इसमें फैसला करना है। आप अपने लिए फैसला करिएगा, दूसरों के लिए फैसला मत करिए। मैं आपसे सवाल कुछ करना चाहता हूं, क्या आपके प्रदेश में, देश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है, डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, रसोई गैस की कीमत बढ़ी हुई है, केरोसिन के भाव बढ़ा हुआ है। पहले जब 400 रुपया था ना शक्ति भाई, तो स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी गैस सिलेंडर लेके बैठती थी। आज 1200 रुपया हो गया।
स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर तक झांकती तक नहीं है। आपको ये रेट तय करना है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का। यदि रसोई गैस की कीमत बढ़ती है तो आपका घरेलू खर्च बढ़ जाता है। डीजल का भाव बढ़ता है तो आपकी खेती के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। आपके डीएपी यूरिया की कीमत बढ़े तो आपके लागत मूल्य में वृद्धि हो जाती है और फिर आपको घर चलाना मुश्किल होता है। महंगाई को यदि कम करना है, वो ताकत गुजरात सरकार की नहीं, वो दिल्ली सरकार की नहीं, ये ताकत यदि किसी में है तो गुजरात के महान जनता के हाथ में है। तो आप अपनी ताकत पहचानिए। अभी बेरोजगारी की बात हो रही है। कितनी बेरोजगारी, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ लिख के तैयार हैं, कॉलेज पढ़ लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, डॉक्टरेट कर लिए हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों? जो जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, देश में 14 लाख पद खाली है, रेलवे में भर्ती बंद है, केंद्रीय कार्यालयों में पद खाली है लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। गुजरात में परीक्षा हो तो पेपर लीक हो जाता है, लेकिन क्या कारण है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पेपर लीक होता है। गुजरात में पेपर लीक हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। सारे घोटाले, भर्ती घोटाले इन्हीं के राज में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि योग्य व्यक्ति को नहीं चाहते, वो अपने पिट्ठुओं को भरना चाहते हैं, अपने लोगों को भरना चाहते हैं। यदि आपको रोजगार दिया किसी ने तो कांग्रेस की सरकारों ने दी। व्यवस्था इस प्रकार से की गई कि सभी सरकारी पद में भी विभाग बढ़ाए गए ताकि आपके बच्चों को नौकरी मिल सके। सार्वजनिक उपक्रम इसलिए बनाए गए कि आपके बच्चों को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ? इस सरकार में इंडियन ऑयल बिक गया, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे पटरी वो भी बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, एयर इंडिया बिक रहे हैं। तो सारी चीज बिक जाएगा तो फिर आपके बच्चों को नौकरी कहां मिलेगी? फिर आपको नौकरी मिलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपसे केवल पैसा निकालने का काम किया जाता है और कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के जेब में डालने का काम होता है। कांग्रेस की सरकार जब भी हुई है तो आम व्यक्ति के, जनता को ताकतवर बनाने का काम किया है, आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है, आपको मजबूत बनाने का काम हुआ है, आपके आय में वृद्धि करने का काम किया गया है। मैं तो गुजरात की धरती को प्रणाम करता हूं, जहां भक्ति युग में अनेक संत महात्मा हुए, वहीं आजादी की लड़ाई में एक से एक सपूत गुजरात से दिए, जिसके नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दो महापुरुष निकले जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। इन नेताओं ने कहा कि हम अलग अलग बटे हुए हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई पारसी है, हम सब बटे हुए हैं। यदि हम लोग एक साथ हो जाएं तो जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता उसे भागना पड़ेगा। और ये काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में
सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम नेताओं ने एक साथ एक मंच पे आकर सबको एक सूत्र का नारा दिया, एक सूत्र में पिरोया और देश आजाद हुआ। आज वही बात राहुल जी कह रहे हैं कि जो बात देश के आजादी के लिए जरूरी था, देश के नवनिर्माण के लिए, देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हम सब का एकत्रित होना जरूरी है। हमको बंटने की जरूरत नहीं, बांटने की जरूरत नहीं। बांटने से हमको नुकसान हुआ, हमारे बच्चे बेरोजगार हुए, हमको महंगाई की मार मिली। लेकिन साहब, गुजरात ने और 4 लोग दिए, पहले तो 2 लोग दिए थे आप लोगों ने, जो देश की आजादी कराई, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाद में 4 लोग और आए। वो 4 लोग ये हैं, 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले। पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, कुछ नहीं बचा। मैं एक बार अभी महाराष्ट्र गया था और महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें एनसीपी के नेता भी साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि आप सब ये बताते हो, भाजपा वाले कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, और कांग्रेसी लोग बताते हो कि हमने सड़कें बनाई, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, एयर स्पेस बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया, एयरपोर्ट बनाया। तो उन्होंने कहा ये बोलना बंद करिए, क्योंकि जितना आपने बनाया था सबको बेच रहे हैं, और जो नहीं जानते उसको भी बताएंगे तो वो भी बेच देंगे। तो इसलिए भैया बोलना बंद करो कि आपने 70 साल में क्या किया। तो आज आवश्यकता ये है कि आम जनता के जेब में पैसा जाए, मजदूरों के जेब में, किसानों के जेब में, गौपालकों के जेब में, युवाओं की जेब में, व्यापारियों के जेब में पैसा जाए। और ये काम हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यदि धान की कीमत है तो छत्तीसगढ़ में है। इस साल 2640 रुपये में, समर्थन मूल्य तो 2000 है, हम 2640 रुपया। सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता कीमत छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा गन्ना की कीमत छत्तीसगढ़ में। और तो और साहब, आम जनता के जेब में पैसा जाए इसके लिए 2 रुपये किलो में गोबर और 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदने काम कर रहे हैं। गोबर बेच के लाखों रुपया कमा रहे हैं। कोई सोचा है? हम अनाज बेचते हैं, लाइन लगाए रहते हैं, आड़ती के दरवाजे पे खड़े रहते हैं, वहां आज आपने धान बेचा, कल आपके खाते में पैसा। हमारे यहां अभी धान कटाई चल रहा है, 1 नवंबर से धान खरीदी हमने शुरू किया। किसान संपन्न है, गौपालक खुशहाल हैं, मजदूर खुशहाल है। 7,000 रुपया हम लोग सालाना देते हैं, देश में कहीं नहीं मिलता मजदूरों को। प्रधानमंत्री तो 6,000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना दे रहे हैं। यदि आप यहां भी सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे थे शक्ति भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं सारे कर्मचारी। वाजपेयी जी की सरकार थी, एनपीएस लागू किया। आज सारे कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। राजस्थान में हमने लागू किया, छत्तीसगढ़ में लागू किया, झारखंड में हमारी साझा सरकार है वहां लागू किया, हिमाचल में भी हमने वादा किया है हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर में ओपीएस लागू करेंगे। और यहां भी गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो ओपीएस लागू होगा।
तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, छत्तीसगढ़ से बड़ी दूर से आया हूँ, कि आप अपनी सरकार बनाइए, आपके हितों में फैसला करने वाली सरकार बनाइए, जिसमें किसानों को दाम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। ये काम केवल कांग्रेस कर सकती है, दूसरे तो केवल लड़ाने का काम करते हैं। उनका काम ही है राम नाम जपना और पराया माल। राम की बात तो करते हैं, काम राम का नहीं करते। गौ माता की बात करते हैं, सेवा नहीं करते। गौ माता की यदि सेवा है तो छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। राम की बात है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ 2200 किलोमीटर हम बना रहे हैं। जहां जहां से राम वनगमन किए थे, उस सारे जगह को जहां जहां रुके थे, उस सब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। लेकिन हम उसके नाम से वोट नहीं मांगते साहब। हमारे यहां इस प्रकार से लड़ाइयां नहीं है। ये लोग कोशिश करते हैं बहुत, कभी धर्मांतरण के नाम से, कभी सांप्रदायिकता के नाम से। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मोहम्मद अकबर मेरा मंत्री है, 1% वहां वोट नहीं है, 60,000 वोट से जीता है। और वो ऐसा शख्स जिन्होंने राम का मंदिर बनवाया छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से भाईचारा के साथ रहेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे, तो समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। और लड़ेंगे, लड़ने से किसी का विकास नहीं हो, किसी का भला नहीं हुआ। घर में यदि भाई भाई लड़े तो घर का बंटवारा हो जाता है, संपत्ति आधी हो जाती है, चूल्हा 2 जरूर हो जाता है। तो ये काम मत करिए। हम सब एक साथ रहते हैं। भाईचारा और प्रेम का संदेश इस गुजरात की धरती से पूरे देश और दुनिया को मिला है। तो आप सबसे ही निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई प्रवीण भाई की नहीं है, ये लड़ाई आप सब की है। आप यदि मेरी बात को समर्थन करते हैं तो हाथ उठा के प्रवीण भाई का आशीर्वाद दीजिएगा। समय बहुत कम है, प्रवीण भाई बहुत जगह जा रहे हैं, बहुत जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस के खुद ही स्टार प्रचारक बनिए। आप ही हमारे स्टार प्रचारक हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो ये लड़ाई, एक तरफ वो लोग हैं जो छल से, बल से, सारे प्रयोग, सारे हथकंडा अपनाते हैं। दूसरे तरफ सच्चाई के रास्ते में, प्रेम के रास्ते में, भाईचारा के रास्ते में चलने वाले लोग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक बार आप प्रवीण भाई को लड़ाइए, जिताइए। विधानसभा में 5 साल आपके लिए लड़ाई करेगा, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, चाहे बच्चे हो, मजदूर हो, गरीब हो, सबकी लड़ाई लड़ेगा। मैं यही निवेदन आप सबसे करने आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सौराष्ट्र, जय गुजरात, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।